एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा जाएगा। फिर उसके बाद सेम उसने यही कहा, इक्का, इस जर्मेनियम को पहले नाम क्या दिया गया, इक्का सिलिकॉन का नाम दिया गया। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये सीबीएसई में पेपर में 10th क्लास के फाइनल बोर्ड पेपर में ये आ चुका है। तो ये देखिए, सिमिलर टू इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दी गई है आपको एल्यूमिनियम, इक्का एल्यूमिनियम, कि उसने ये बताया कि यहाँ पे जो इक्का एल्यूमिनियम है, यानी कि ये जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो भी कोई एलिमेंट आएगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, 68। उसका जो ऑक्साइड का फार्मूला होगा वो दिस वन होगा, और जो क्लोराइड होगा वो दिस होगा। जब इसकी डिस्कवरी हुई, जब इस एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवरी हुई तो उन्होंने जो डिस्कवरी करके जो एलिमेंट्स सामने आया वो था गैलियम। तो गैलियम का एटॉमिक मास था 69.7। फार्मूला ऑफ ऑक्साइड उसका वही था जो यहाँ पे बन रहा है, क्लोराइड का भी यही था, यानी कि गैलियम ट्राइक्लोराइड से। तो मेंडलीव की जो प्रेडिक्शन थी, जो उसने ये प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किसके रिजेंबल करेंगी, यानी कि वो उस ग्रुप्स में ही रखा जाएगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इस एलिमेंट के साथ रिजेंबल करेंगी। तो आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अगर एक एलिमेंट आपके पास अगर गैलियम है तो फाइंड आउट या राइट डाउन अनदर एलिमेंट्स विच डिस्कवर्ड लेटर। तो कौन कौन से जो दो एलिमेंट्स बाकी थे जो कि बाद में डिस्कवर हुए, तो हमारे पास गैलियम के अलावा जो बाकी दो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं वो कौन से थे, हमारे पास जर्मेनियम और कौन सा था, स्कैंडियम। तो गाइस ये क्लियर हो गया आपको कि कौन कौन से एलिमेंट्स थे, ठीक है। एमसीक्यू आपको बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। तो मेंडलीव ने बहुत अच्छा जो पीरियोडिक टेबल बनाया, बहुत अच्छा था। अब देखिए हर एक चीज़ बहुत अच्छी थी, सब कुछ उसने बहुत अच्छा बनाया, पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत अच्छी हर एक चीज़ क्लियर की। नोबल गैसेस जो थी बहुत ज़्यादा लेट डिस्कवर हुई थी और बहुत ज़्यादा वो इनर्ट भी थी, एज वी नो। इनर्ट होने की वजह से तो उनकी जो क्वांटिटी थी एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा कम थी, और कम क्वांटिटी होने की वजह से उनका जो है मेंडलीव जो है वो मतलब तब तक का इतनी उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे कि वो इस नोबल गैसेस के बारे में फाइंड आउट कर सके। तो जितना भी उनको पता था उसके अकॉर्डिंग जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया वो अप टू मार्क था। तो अब यहाँ पे लिमिटेशन क्या आई, लिमिटेशन देखिए, एटॉमिक मास जो है सबसे पहले वो, अगर हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चलें तो सबसे पहले लिमिटेशन आई इस कॉलम के अंदर, क्लियर है। अब देखिए उसने कहा कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, बट व्हेन वी सी इन द केस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट हैज़ ए एटॉमिक मास 58.93 बट निकल हैज़ ए एटॉमिक मास 58.71 सॉरी। तो वो इस बात को ही डिड नॉट एक्सप्लेन कि वाई ही पुट कोबाल्ट अर्लियर इंस्टेड अर्लियर। तो वो ये नहीं बता पाया कि उसने कोबाल्ट को पहले क्यों रखा है, निकल को बाद में क्यों रखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट, वो आइसोटोप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब आइसोटोप क्या होते हैं, तो आइसोटोप हमारे पास क्या चीज़ है, आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट, ठीक है, दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए क्लोरीन, तो क्लोरीन हैज़ ए एटॉमिक नंबर 17, तो 35 एंड 37 इज देयर आइसोटोप। सेम हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हैज़ ए एटॉमिक नंबर 77 but its mass number is 14 and 15.
तो इन आइसोटोप के बारे में जो मेंडलीव था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बिकॉज उसने जो क्लासिफिकेशन की थी वो किसके अकॉर्डिंग की थी, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग की थी। अगर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग वो क्लासिफाई करता है तो वो जितने भी आइसोटोप थे उसने आइसोटोप के लिए कोई भी पोजीशन जो थी अपने पीरियोडिक टेबल में छोड़ी ही नहीं थी। जैसे हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं, 3 आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप है, लेकिन उसने